हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल्स मैथमेटिक्स एसएमसी 2020। मैं हूं पुटुल सर और आज आपको क्लास 12th की कराने जा रहे हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर, यानी साझेदारों का प्रवेश। तो इसका थ्योरी आज हम कराने जा रहे हैं आपको। अगर ये थ्योरी आप नहीं देखते हैं तो आपका सवाल जो है नहीं बनेगा। आप प्लस पॉइंट ये भी है कि आपका फाइनल एग्जाम में इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही, ठीक है। तो इसलिए हम आज थ्योरी आपको कराने जा रहे हैं। देखिए, थ्योरी आपका है प्रवेश करने वाले साझेदार की स्थिति। किस स्थिति में साझेदारी प्रवेश करता है साझेदार, ठीक है ना। तो उसके बारे में जानते हैं। देखिए, इसका अर्थ है, ये एक साझेदार के प्रवेश का अर्थ है साझेदारी व्यवसाय में नए सदस्य का स्वामी के रूप में प्रवेश होना। साझेदारी प्रवेश का अर्थ होता है कि कोई भी साझेदार जो अपने स्वामी के रूप में प्रवेश करता है और साझेदारों की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता है जब तक कि सभी पुराने साझेदार इसके लिए अपनी सहमति न दें। तो देखिए, जब भी मान ले तो कोई साझेदार अगर एडमिशन लेगा फर्म में, तो पुराने साझेदार जो पहले से काम कर रहे थे उसकी अनुमति के बिना वो प्रवेश नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक वो की परमिशन न दे दे तो वो एडमिशन नहीं ले सकता है, ठीक है ना। आगे लिखा है, नए साझेदार फर्म का साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए क्या लिखा है कि नए साझेदार फर्म का साझेदार बनने के लिए समस्त कार्य के लिए उत्तरदायी भी होना पड़ेगा, है ना। परंतु साझेदार बनने के पूर्व फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। साझेदार जब तक नहीं बना है, ठीक है ना, तब तक उसका उत्तरदायी वो नहीं होगा। ये भी है, ठीक है ना। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे पूंजी तथा यानी कैपिटल और गुडविल निर्धारित राशि लानी पड़ती है। जब भी कोई साझेदार एडमिशन लेगा तो उसको ये दो अमाउंट आपको लाना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, पूंजी लाता है, कभी कभी गुडविल लाता है। ये दो लाता है, ये इसलिए लाना पड़ता है। देखिए आगे लिखा है, इन राशियों को लाने के कारण नए साझेदार को फर्म की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त होता है और वह व्यवसाय के लाभ में हिस्सा प्राप्त पाने का अधिकारी होता है। देखिए, अगर ये लाता है तो वो क्या होता है, फर्म की जो एसेट इसमें हिस्सा उसको मिलेगा, शेयर मिलेगा और भविष्य में जो है लाभ हानि में उसका हिस्सा मिलेगा। एक साझेदार बनने का मेन पहचान आपको हम बताए थे कि जब तक वो पूंजी नहीं लगा तो साझेदारी जो है फर्म में एडमिशन नहीं ले सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे आता है कि नए साझेदार कब बनाए, नए साझेदार के लिए क्या आवश्यक होता है लाने के लिए, तो पूंजी और गुडविल हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका आ जाएगा इसमें कि नए साझेदार के अधिकार क्या क्या होता है या अधिकार कितने होता है। नए साझेदार का अधिकार 2 होता है, फर्म की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त होता है और वह व्यवसाय में लाभ में हिस्सा पाने का अधिकारी होता है, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा। तो साझेदारी का स्थिति आपको पता चल गया होगा। और नए साझेदार की आवश्यकता कब पड़ता है ये हम आपको बता देते हैं। नए साझेदार का आवश्यकता पड़ता है जब फर्म में पूंजी की आवश्यकता कमी हो जाता है। तो पूंजी की आवश्यकता के लिए नए साझेदार की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। बिजनेस को काफी भावी बनाने की आवश्यकता में पूंजी की आवश्यकता और पूंजी की आवश्यकता के लिए नए साझेदार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं साझेदार के प्रवेश का प्रभाव, इसका क्या इफेक्ट होता है। देखिए, जब नया साझेदार आखिर के प्रवेश करेगा उसमें क्या क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, पहला प्रभाव है साझेदार के प्रवेश के कारण पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है। देखिए, जब साझेदार प्रवेश करता है उसके कारण क्या होता है, पुरानी साझेदारी का अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है और नई साझेदार का गठन होता है। क्या होता है, नए साझेदार का गठन होता है। हम आपको पहले चैप्टर में पढ़ाए थे साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो जैसे ही कोई फर्म परिवर्तन होता था, पहले वाला क्या होता था, खत्म होता था, नया साझेदार उत्पन्न होता था, नया नियम उत्पन्न होता था। वही इसमें भी है। साझेदार के प्रवेश के कारण पुराने साझेदारी का अंत हो जाता है और नई साझेदार का गठन होता है। ये प्रभाव पहला नंबर था। दूसरा, नए साझेदार को लाभ में हिस्सा प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप पुराने साझेदार का संयुक्त हिस्सा घट जाता है। नए साझेदार का जब हिस्सा मिलेगा तो ऑटोमेटिक पुराने साझेदार का हिस्सा क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। नए साझेदार के प्रवेश के कारण साझेदारों के संबंध में परिवर्तन हो जाता है। जब नया साझेदार एडमिशन लेता है, प्रवेश करता है, तो क्या होता है, उनके साझेदार में जो संबंध है वो क्या होता है, बदल जाता है और
परिणामतः साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। साझेदारी फर्म का क्या होता है? पुनर्गठन। अब देखिए क्या लिखा है, चौथा इफेक्ट इसका है, फर्म में साझेदारों की संख्या क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। पांचवा है, नए साझेदार को फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। नया साझेदार जो है उसको क्या होता है? प्रॉफिट एंड शेयर में उसका हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो जाता है। इस अधिकार को प्राप्त करने हेतु उसे अपने हिस्से की ख्याति लानी पड़ती है, या तो उसको गुडविल लाना पड़ेगा या फिर कैपिटल भी लाना पड़ता है ना। आगे का ख्याति की राशि नगद में लाई जा सकती है अथवा नगद राशि लाने में असमर्थ रहने पर पूंजी खाते के माध्यम से समायोजन किया जाता है। देखिए अगर वो नगद लाता है, गुडविल नगद लाता है तो ठीक है, अन्यथा उसको अपने कैपिटल से देना पड़ेगा, यानी उसको पूंजी के माध्यम से देना पड़ेगा। ख्याति की राशि विभाजन पुराने साझेदार में उनके द्वारा त्याग अनुपात में किया जाता है। जो ख्याति लाएगा नए साझेदार वो किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइंग रेशियो में, ठीक है ना। साझेदारी के प्रवेश के कारण फर्म की पूंजी बढ़ जाती है। साझेदारी फर्म की पूंजी क्या होता है? बढ़ जाती है और फर्म के प्रबंध या काम काज के लिए अनुभव व्यक्ति की सेवा प्राप्त हो जाता है। क्या होता है? साझेदारी प्रवेश के कारण फर्म की पूंजी क्या होता है? बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। जब भी कोई साझेदार एडमिशन लेगा तो पूंजी लाएगा और उस फर्म का पूंजी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और क्या होगा? फर्म के प्रबंध या कामकाज के लिए अनुभवी व्यक्ति की सेवा प्राप्त हो जाती है। आगे लिखा, प्रतिष्ठा व प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार के रूप में फर्म की ख्याति बढ़ जाती है। क्या होता है? प्रतिष्ठित व प्रभावशाली व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश करने से फर्म की ख्याति बढ़ जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं। मान लिया जाए कि कोई अनुभवी अगर आदमी आ जाएगा, वो अच्छा कार्य करे फर्म में, तो फर्म का ही नाम होगा ना, फर्म का ही गुडविल अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है नए साझेदार की आवश्यकता। नए साझेदार की आवश्यकता कब पड़ता है? तो देखिए नए साझेदार की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ सकती है। क्या कारण हो सकता है वो? जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, जब व्यवसाय बढ़ाना हो, बिजनेस बढ़ाना हो और उसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता हो, तो उस स्थिति में नए साझेदार की आवश्यकता होता है। दूसरे कारण हो सकता है कि जब व्यवसाय के प्रबंध एवं संचालन हेतु किसी योग्य या अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। कभी कभी क्या होता है, बिजनेस चलाने के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की भी जरूरत पड़ता है, तो उस स्थिति में नए साझेदार की आवश्यकता पड़ती है। जब किसी प्रभावशाली एवं विख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाकर व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ानी हो, क्या होता है, कभी कभी बिजनेस खराब ठप हो जाता है। उस स्थिति में कुछ ऐसा अनुभवी व्यक्ति को ढूंढा जाता है जिससे बिजनेस को काफी प्रतिष्ठा और इज्जतदार बना सके। जब किसी सुयोग्य एवं निष्ठावान कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बनाया जाना उचित प्रतीत होता है। क्या होता है, जब किसी एक उचित व्यक्ति को चुना जाता है जिससे मेरा क्या होगा, बिजनेस काफी उचित प्रतीत होगा। आगे है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है 4.3। 4.1 बता चुके थे, 4.2 बता दिए, 4.3 नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्यतः समायोजन। मेरा कहने मतलब है कि नए साझेदार जब एडमिशन होता है, न्यू पार्टनर्स जब होता है, उसमें कौन सी एडजस्टमेंट करना होगा। देखिए लिखा होगा मेन एडजस्टमेंट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब हम एडमिशन करेंगे किसी पार्टनर को तो उसमें क्या क्या हमको एडजस्टमेंट करना होगा। देखिए एक नए साझेदार के प्रवेश पर बहुत सी समायोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ता है? बहुत सी, यानी बहुत करना पड़ेगा। कुछ मुख्य समायोजन इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले आपको निकालना होगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना होगा, पहला नंबर एडजस्टमेंट। दूसरा देखिए अगला है त्याग अनुपात निकालना होगा आपको, दूसरा नंबर एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइंग रेशियो। तीसरा नंबर आपको करना होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का भी ये करना होगा एडजस्टमेंट। फिर आपको करना होगा एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो कि पिछले चैप्टर में आप कर चुके हैं। फिर करना होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो कि पिछले चैप्टर में आप कर चुके हैं। और छठा पॉइंट आपको करना होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये था मेरा एडजस्टमेंट का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, देखिए लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, क्या कंडीशन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक देखिए। ये वीडियो देखते ही आपका एक सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस चैप्टर का बेस भी क्लियर हो जाएगा। क्लास 12th का है चैप्टर नंबर एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तब तक वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय कीजिए और समझिए, कुछ सीखिए।